नमस्कार। बैठ रहा। बैठ। पढ़ रहे थे हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में केटायन और एनायन की पहचान पे बात हो गई थी। उनके कंफर्मेटिव टेस्ट पे बात हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से क्लोराइड टेस्ट की बात भी हो गई थी। क्लोराइड टेस्ट। इससे आगे एक लेयर टेस्ट की बात भी हम करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी उसका इंट्रोडक्शन है, एक पैरा दिया है, और प्रैक्टिकल मैनुअल भी में भी है। सब हेडिंग डाल लो। लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट। ब्रैकेट में लिखना एप्लीकेबल फॉर bromide and iodide ions. Applicable for bromide and iodide ion. आओ चेक करें। देख रहे हैं एक बीकर के अंदर दो अलग अलग नेचर के सॉल्वेंट रखे गए। एक रखा गया CCl4 नॉन पोलर, और दूसरा देख रहे हैं वाटर। अब चूंकि हमें ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को प्रेडिक्ट करना है कि ये है या नहीं है, इस वजह से यहां पे रखा गया क्या, ये है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर, तो दोनों अलग अलग लेयर में बने रहेंगे, जिसमें से CCl4 की डेंसिटी वाटर से थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए लोअर लेवल पे रहेगा, और एक्वस सॉल्यूशन जो है ये अपर लेयर में रहेगा। अब यहां पे देखते हैं बच्चों कि क्लोरीन वाटर ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें ऐसे ड्रॉप वाइज बूंद बूंद करके जब इसको यहाँ पे गिराया जाता है, क्लोरीन वाटर की ड्रॉप के आने के बाद अगर यहाँ पे CCl4 के अंदर रेड कलर की लेयर बनती दिखे, कैसी लेयर, इसका मतलब एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ब्रोमाइड रखा होगा, क्योंकि क्लोरीन वाटर जो है ये ब्रोमाइड सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करके बदलेगा किसमें, Br2 में। किसमें, Br2। कैसा, पोलर है या नॉन पोलर है, तो लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से पहले ब्रोमाइड सॉल्ट जो था ये एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर का पार्ट है, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होकर के नॉन पोलर में कन्वर्ट हो गया, तो नॉन पोलर इनकी सॉलिबिलिटी आपस में क्या ज्यादा है, तो बना हुआ Br2 ये आ करके CCl4 के अंदर एक लेयर रेड कलर की लेयर में अगर आए, तो इसका मतलब एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या रखा होगा, ब्रोमाइड। लेकिन अगर मान लो एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन आयोडाइड आयन रखा होगा, तो यहां पे देख रहे होगे आयोडाइड ऑक्सीडाइज होकर के किस में, I2 में बदलेगा। और अगर यहाँ पे वॉयलेट कलर की लेयर बनती दिखे, किसके अंदर, CCl4 के अंदर, वॉयलेट कलर की लेयर का डिपोजिशन बनना, ध्यान रखना, वॉयलेट कलर की लेयर अगर बनती दिखे, इसका मतलब ये कौन, I2 है। और यहां देख रहे हैं रेड कलर की जो लेयर दिखी वो किसकी है, Br2 की है। नोट कर लेना। if aqueous salt solution aqueous salt solution consists bromide ion, aqueous salt solution consist bromide ion, then it it converted into Br2, it converted into Br2 on addition of drop wise on addition of drop wise chlorine water, and formed Br2 is form red color layer
इन CCl4। बना हुआ Br2 जो है वो रेड कलर की लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और किसमें रहेगा? CCl4। एक कंडीशन ये भी जोड़ लेना है, बट इफ violet color layer is obtained, violet color layer is obtained in CCl4, it means aqueous salt solution consists of iodide ion. ध्यान रखना, क्या अगर दोनों ये होंगे तो मिक्स्ड कलर आएगा ना, इन दोनों का पिकॉक कलर टाइप का आ जाता है ना, प्योरली रेड दिखे ना ही वॉयलेट दिखे, इसका मिक्स्ड कलर दिखे, इसका मतलब ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों प्रेजेंट है। सिर्फ रेड कलर की लेयर बने, इसका मतलब कौन है? Br2। सिर्फ वॉयलेट कलर की लेयर आए, इसका मतलब I2। पिकॉक कलर आए, मिक्स्ड कलर इनका आए, इसका मतलब क्या? दोनों है। क्लोरीन वाटर की हेल्प से इस टेस्ट में, मतलब ये टेस्ट किसके किसके लिए वैलिड है? ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। इसके बाद अगला लिखना, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन के लिए। बना लेना, ये कुछ भी नहीं था, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। और दूसरा क्या था? CCl4। क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज इसमें गिराए, क्लोरीन वाटर के आने से अगर एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ब्रोमाइड रखा है तो Br2 की लेयर, आयोडाइड रखा है तो I2 की लेयर। ये दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब नॉन पोलर आपस में काफी ज्यादा सॉल्युबल। CCl4 के अंदर ही तो लेयर आएगी, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट एप्लीकेबल फॉर नाइट्राइट और नाइट्रेट सेपरेटली, अलग अलग नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आओ चेक करें। बखान किया गया अपनी एनसीईआरटी में ब्राउन रिंग टेस्ट में नाइट्रेट का, लेकिन दोनों नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों इस टेस्ट में पार्ट लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं बच्चों हम लोग, पहले नंबर पे इसमें मिलाया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, ड्राई टेस्ट ट्यूब लिए इसमें मिक्स किया गया स्मॉल क्वांटिटी में मिक्सचर, थोड़े अमाउंट में मिक्सचर को मिक्स कर दिए। दूसरे नंबर पे यहां मिला रहे FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन जो है ये थोड़े ज्यादा अमाउंट में रखते हैं। तीसरे नंबर पे यहां पे ध्यान रखना, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे कंसंट्रेटेड H2SO4। ये ऐसे सीधे सीधे इसको मिक्स नहीं करते, इसको इंक्लाइंड वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब पे, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा तिरछा करके यहाँ पे बूंद बूंद करके ये गिराते हैं। इसके आने के बाद अगर ब्राउन कलर की रिंग बनती दिखे सॉल्यूशन के सरफेस पे, इतने से पता चल जाएगा कि जो मिक्सचर है वो अपने साथ क्या रखा हुआ है? नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। कंडीशन लिखना, we take mixture in dry test tube, mixture in dry test tube, and then FeSO4 solution, FeSO4 solution, we take mixture in dry test tube and then add FeSO4 solution in excess, and then add
1 to 2 ml 1 to 2 ml concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 on inclined wall of test tube. Inclined wall of test tube. If brown color ring is formed on the surface of solution means mixture consists of either nitrite or nitrate ion. Mixture consists of either nitrite और नाइट्रेट आयन. ठीक है. इस मिक्सचर के पास अगर NO2 हो या NO3 हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो मिलाया गया, ये आयोनाइज होकर के H आयन देगा. क्या देगा? H आयन. H आयन के आने का मतलब यहां पे देख रहे होगे शुरुआत में रिएक्शन का टाइप होगा ABR, एसिड बेस रिएक्शन. स्ट्रॉन्गर एसिड अपने से वीकर एसिड तो बनाते ही बनाते हैं ना. यहां पे मिलेगा HNO2. अगर NO2 है और ये अनस्टेबल होता है, यहां पे देख रहे हैं HNO3, इसलिए प्रेफरेंशियल होता है किसके लिए? नाइट्रेट के लिए. लेकिन टेस्ट में दोनों पार्ट लेते हैं. यहां देख रहे हैं अगर नाइट्राइट है तो ये, नाइट्रेट है तो ये, क्योंकि एसिड H आयन प्रोवाइड करके जो नाइट्राइट या नाइट्रेट हैं उनको किस में बदल दिया? उनके ऑक्सी एसिड में. और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसे रिएजेंट रहे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसे बच्चा? अब ये जो एसिड बने हैं, ये देख रहे हो आयरन +2 पे अटैक किए. आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करके +3 में बदल दिए. किसको किसमें? अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज किए हैं तो 100% कंफर्म है कि रिड्यूस भी तो हो रहे होंगे. ये रिड्यूस होकर के किस में बदल गया? NO में. क्या? एक और बात बच्चों, इस पे क्वेश्चन आया अपने मेन एग्जाम के पेपर में कि क्या फेरिक सल्फेट का उपयोग फेरस सल्फेट की जगह किया जा सकता है? नहीं. अगर फेरिक सल्फेट पहले से ही होता, आयरन +3 के फॉर्म पे होता, तो क्या NO का फॉर्मेशन पॉसिबल था? इसलिए फेरस सल्फेट ही मिलाते हैं. रस, फेरस सल्फेट, एक नहीं. कौन सा? रस. अब यहां देख रहे हैं बना हुआ NO बहुत स्पीडली ये आगे बढ़ेगा. किसकी तरफ? यहां पे देख रहे हो कुछ तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें रहेगा ही रहेगा. FeH2O, ये 6 के साथ देख रहे हैं SO4. कैसा सॉल्यूशन है? FeSO4 सॉल्यूशन कम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में? ज्यादा क्वांटिटी में. अब क्या देखोगे यहां पे कि जो बना हुआ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है FeH2, मतलब फेरस सल्फेट ये 6 ज्यादा अमाउंट में जो रखा गया, बना हुआ NO आकर के यहां जुड़ेगा. मिक्सचर कम क्वांटिटी में ही रखा जाता है. ज्यादा NO आएगा तो ठीक है, ब्राउन रिंग कलर के फॉर्मेशन का रेट थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन प्रेफर करते हैं मतलब टेस्टिंग के लिए हमेशा कम क्वांटिटी में. NO बना, NO की लिगेंड स्ट्रेंथ जो है ये वाटर से काफी ज्यादा है, तो एक NO आया, एक वाटर बदले में एक वाटर मॉलिक्यूल को यहां से हटना पड़ा. ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बदल गया हेटेरोलेप्टिक में. किसमें? यहां पे आकर के देखो आयरन H2O का नंबर कितना? 5. NO का नंबर कितना? 1. और यहां बाहर देख रहे होगे ठीक है सल्फेट जैसे का तैसे. अब NO जो आया अपना ऑड इलेक्ट्रॉन P से, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन निकला P सबसेल से, P ऑर्बिटल से इसके D में पहुंचा, इसलिए ये +2 से +1 में बदल गया. शुरुआत में आयरन चेक करके देखो किसमें था, लेकिन क्या ये +2 वाली फॉर्म रह पाई? अब
+2 वाला आयरन किस में बदल जाएगा, +1 में, और P से इलेक्ट्रॉन निकला D में ट्रांसफर हुआ, इसी PD ट्रांजिशन की वजह से इसमें रंग आता है। हेलो, इसका मतलब जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 1 है, लेकिन इसके साथ देख रहे हैं हम लोग कि जो कलर है वो P से D में PD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं है, PD ट्रांजिशन का कलर होता है। हेलो, और चेक करने वाली बात जो है कि आयरन का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ, तभी देख रहे हैं यहां पे NO का प्रोडक्शन हुआ, और आयरन का यहां पे देख रहे हैं +2 से ये +1 में बदला। इसका मतलब इस टेस्ट में आयरन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में पार्ट लेता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है ना, कुछ पार्ट इसमें ऑक्सीडाइज हुआ तभी NO बना, और कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ तभी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ पाई। लिख लो इक्वेशन। सबसे पहले क्या था, नाइट्राइट था या नाइट्रेट था, कुछ क्वांटिटी में सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने का प्रयास किए, स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये इसके एनायन को H दे करके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करके +2 को +3 में, और रिड्यूस होकर के किस में बदल गया, ये रिड्यूस होकर के NO में। इसको अब बना हुआ NO किसकी तरफ अप्रोच किया, किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, NO की लिगेंड स्ट्रेंथ वाटर से काफी ज्यादा है, किसको, वाटर को यहां से हटा दिया, सारे वाटर को या एक वाटर को, हाँ, लिगेंड की अदला बदली, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन से होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। नोट कर लेना। इन दिस टेस्ट Fe+2 involved in Fe+2 involved in oxidation and reduction, involved in oxidation and reduction। जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नाम दे तभी तो सही मानेंगे, ठीक है। फेरस सल्फेट की जगह फेरिक सल्फेट का उपयोग नहीं कर सकते, लिखना, फेरिक सल्फेट नॉट यूज्ड, फेरिक सल्फेट नॉट यूज्ड in place of ferrous sulfate। किसका उपयोग किया गया, एक का या अस का, हाँ, लोअर वाला अस, रस के उपयोग से ही आगे बढ़े हैं ना, फेरस। एक बात ये भी लिखना, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4, small quantity of H2SO4, नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट involved in reduction, involved in reduction to produce NO। NO किससे आया है भाई, नाइट्राइट नाइट्रेट H आयन लेकर के ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हुए, और ये ऑक्सी एसिड इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर काफी ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 की HNO3 से ज्यादा है, जितने ज्यादा नंबर में ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक ये कम एसिडिक, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इसका कम, इसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ज्यादा।
स्मॉल क्वांटिटी में जब हम H2SO4 यहां मिलाए, इसी के आते ही पता चला कि ये H लेकर के ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हुए, आयरन को ऑक्सीडाइज किए, खुद रिड्यूस होकर के NO में कन्वर्ट हुए। फॉर्म्ड NO replace one water molecule and convert homoleptic complex replace one water molecule, convert homoleptic complex to heteroleptic। बना हुआ NO शुरुआत में कॉम्प्लेक्स कैसा रहा, एक ही टाइप के लिगेंड से घिरा हुआ था, बाद में हेटेरोलेप्टिक में बदल गया। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू हेटेरोलेप्टिक। एक लाइन ये भी लिखना, NO इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO की लिगेंड स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही है, CO कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हो, अगर उनका ट्रीटमेंट NO से करा दे तो CO बच ही नहीं पाते ना, सारे CO जो है NO से डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब जो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका पहले ऑड इलेक्ट्रॉन दे करके इसको डोनेट करके खुद को स्टेबल किया, उसके बाद में पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। NO कैसा डोनर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एक लाइन ये भी लिख लेना, द कलर इज ड्यू टू PD ट्रांजिशन, कलर इज ड्यू टू PD ट्रांजिशन। अब देखें, आयरन शुरुआत में किस पे था, +2 पे। अब +2 में देखो 3D कितना बच्चों, 6 है। वाटर कैसा, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने का मतलब E2G EG के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होगा या कम होगा, काफी कम। डेलो की वैल्यू काफी छोटी है पेयरिंग एनर्जी से, क्योंकि वाटर कैसा लिगेंड रहा, वीक लिगेंड। 6 वाटर थे, मान लो ठीक है, एक NO आया, ऑड इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, NO पॉजिटिव में बदल गया। तो शुरुआत में देखो ये D6 था, D6 के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कहां कहां पे होगा, पहला इलेक्ट्रॉन ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, चाहे लिगेंड कैसा भी हो, 1 2 3, 3 लिगेंड, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ, लोअर लेवल पे ना। और डेल्लो देखो इसकी काफी छोटी है, इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, EG में। पांचवा कहाँ, EG में। छठवां कहाँ पे है, EG में। लेकिन NO से जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन निकला, ये ऑड इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए सेंटर के काफी क्लोज आने का प्रयास करेगा, और पता चला कि जो केटायन है ये सेंटर के क्लोज आया, और पता चला कि ये +2 से किसमें बदल रहा है, +1 में। अब चेक करो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 3। इसका मतलब ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या डायमैग्नेटिक, एक लाइन ये भी लिखना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 bm। अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसी में 0.8 ऐड कर दे, रूट में तामझाम करने का कोई मतलब है नहीं। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनूं, फिर रूट में रख करके वैल्यू सॉल्व करूं, क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है। सीधे सीधे क्या करना है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 0.8 वाला फंक्शन तभी ऐड होता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो कैसा, डायमैग्नेटिक ना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 3.8। अब जब ये पेयरिंग करवाएगा ही नहीं, डी खाली होगा ही नहीं, इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ना। एक लाइन ये भी लिखना, sp3d2 हाइब्रिडाइज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 हाइब्रिडाइज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार के मेन एग्जाम के पेपर में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1. कलर की वजह क्या निकली? हाँ, लिख लियो ना। हाँ, कलर इज ड्यू टू पीटी ट्रांजिशन. पी से निकला, डी में पहुंचा. मान लो आप में से एनटीए का डायरेक्टर कोई हो, इसमें से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछने हैं, क्या पूछोगे? कलर की वजह है, पीटी ट्रांजिशन. क्या नाम है आपका? इन्होंने पूछा क्या? कलर. कि अच्छा, ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कलर होता है? अच्छा, कलर की वजह है, ठीक है. और आपका दोस्त क्या पूछेगा? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, +1 होती है. आयरन इन्वॉल्व हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में ना, होमोलेप्टिक या हाइड्रोलेप्टिक? फेरस का उपयोग करते हैं या फेरिक का उपयोग करते हैं? फेरस का उपयोग करते हैं. मेनली प्रेफरेंशियल है नाइट्रेट के लिए, क्योंकि HNO2 तो बहुत अनस्टेबल होता है ना, टेस्ट ये जल्दी देगा. हेलो, +2 को ऑक्सीडाइज करके +3 में भेज करके NO, लेकिन टेस्ट परफॉर्म दोनों करते हैं सेपरेटली, साथ साथ मिला देंगे, इंटरफेयर करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1. अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे 3. मैग्नेट, पैरा, डाया, ये सब पहचान ही लोगे. आउटर ऑर्बिटल होमोलिप्टिक या हाइड्रोलिप्टिक? हाइड्रोलिप्टिक सब कुछ. इससे ऊपर एग्जामिनर के सोचने की औकात नहीं, इसी में से कोई ना कोई पूछ लेगा. आगे बढ़ते हैं. लिखोगे टेस्ट फॉर अ एनायन, टेस्ट फॉर अ एनायन in which negative charge is involved in resonance. ऐसे एनायन का भी टेस्ट पूछा जाता है जिसमें नेगेटिव चार्ज नॉर्मल वाला है या रेजोनेंस में पार्ट लिया है. नॉर्मल एनायन है, रेजोनेंस वाला है, तो इसकी कंडीशन लिखना, मिक्सचर मिक्सचर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन. मिक्सचर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 तुरंत बना हुआ जरूरी है. पुराना क्यों नहीं चलेगा? अगर एक आध दिन लॉन्ग टाइम के लिए रखा हुआ है तो पता चला ये हाइड्रोलाइज होकर के FeOH होल थ्रेस और HCl में बदल जाएगा. और जो फिल्मों का ब्लड होता है वो इन्हीं केमिकल के उपयोग से होता है. पता चला कि हीरो के हाथों में लगाया गया लेड एसीटेट पाउडर. ऐसा एनायन होना चाहिए जिसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लिया हो, और विलन के हाथों में मतलब चेहरे पे लगाया गया FeCl3 का सॉल्यूशन, या दोनों में कहीं पे किसी को भी लगा सकते हैं. अब जैसे ला करके टच करेगा, खून खून दिखेगा. अगर मान लो एक आध दिन पुराना रखा में लगा देते तो अगले दिन हीरो या विलन काम करने ही नहीं आता ना. अरे, एसिड अटैक के कारण स्किन ही जल जाती. यहां देख रहे हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3, इसमें धीरे धीरे करके Cl हटता जाएगा और यहाँ पे एसिटेट आयन आकर के जुड़ता जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा PRS में, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन. इसका आना इंडिकेट करेगा कि मिक्सचर में कोई एक ऐसा एनायन है जिसका नेगेटिव चार्ज जो है वो नॉर्मल वाला नहीं है, रेजोनेंस में पार्ट लिया है. लिख लो, मिक्सचर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मिक्सचर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन. एरो बना के लिखना. if blood red color solution is obtained, blood red color solution is obtained means
means mixture consists of mixture consists of a anion in which negative charge is involved in resonance. Mixture consists of a anion in which negative charge is involved in resonance. क्वेश्चन बार बार पूछा गया, एक क्वेश्चन आया हुआ लिख लेते. Which of the following salt produce blood red color solution? Which of the following salt produce blood red color solution with freshly prepared FeCl3 solution? Freshly prepared FeCl3 solution. चेक करो. ओ नेगेटिव है, Na का पॉजिटिव है. तीसरा देख रहे हैं, Na का पॉजिटिव है SCN. चौथा है ऑल ऑफ दीज. ट्राई करो. ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन इनमें से कौन है जो दे सकता है? हाँ, सारे. नेगेटिव चार्ज देखो, इसका नॉर्मल वाला है या इसको रज्जो का असर हुआ है? हाँ, नेगेटिव चार्ज घुमक्कड़ टाइप का है ना. नॉर्मल वाला होता तो ब्राउन कलर का पीपीटी. जैसे हाइड्रोक्साइड देखें तो डार्क ब्राउन पीपीटी आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड में नेगेटिव चार्ज रिवॉल्विंग मतलब ऑसिलेट नहीं हो रहा है, इसलिए पोलराइज ज्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मेंटेन हो जाएगा, रेड कलर की डीपनेस बढ़ जाएगी. इनमें क्या मिलाया जाए बच्चों? FeCl3 का सॉल्यूशन तुरंत बना हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड. क्या BRS आएगा. जैसे जैसे Cl हटता जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में पार्ट लिया है, ये आकर के जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्लड रेड कलर की डीपनेस जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी. याद ही रखना है. कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि नहीं वो भूल सकता है? हाँ, मेरे पास 2 बीकर रखे हैं. कितने? दोनों बीकर में चाकू है. जिसको भूलने की संभावना हो वो इधर आए, दौड़ के आओ. बीकर नंबर 1 में हाथ ऐसे रखना है. मैंने अरे ऐसे हाथ से बात देते हुए चाकू इधर ला करके रखे, क्योंकि इनके भूलने की संभावना है. दूसरे बीकर से चाकू निकाले, ला करके ऐसे टच किए. जो खून खून दिख रहा है वो खून अंदर का है या बाहर का है? इसका मतलब दोनों केमिकल कौन कौन रहे होंगे? देखने से तो शुरुआत के क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ही रहे ना. एक था फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 और दूसरा था क्या? ऐसा एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लिया है. तो चाकू का असर है या मतलब केमिकल का असर है? हेलो, चलो बहुत महान डॉक्टर बनोगे, बैठो. चाकू थोड़ी मैंने मार दिया. याद रहे इनको हमेशा के लिए, इसलिए बात की है. मिक्सचर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन. मिक्सचर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन. अगर ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन आए, इसका क्या मतलब मानेंगे? कि नेगेटिव चार्ज हमेशा रेजोनेंस में पार्ट लिया होगा. ठीक है, अगला टेस्ट लिखो. टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन. टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन. आओ चेक करें. सल्फाइड, सॉल्युबल सल्फाइड आयन का टेस्ट. टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन किस केमिकल की हेल्प से करते हैं?
तो केटायंस देखो तो बहुत सारे हैं ना, लेड का एसीटेट मिला दें तो सल्फाइड अगर होगा तो ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक टाइप का है अपने एग्जाम में आता है, उसी टेस्ट की हम लोग बात करेंगे। आप चेक करें, पहले एम्स के पेपर में था, हर सेट में 2-2 क्वेश्चन रहते ही रहते थे, सिलेबस सिर्फ फिर से ऐड कर दिया गया, क्या दिक्कत है, ध्यान से सीख लेंगे, कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम बातें आपको पता है। अब चेक करें, सबसे पहले बच्चों मिक्सचर, इसमें मिलाया गया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2FeCN5 NO, यहां पे भी ये पॉजिटिव है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर NO अगर आ जाए, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड दिख जाए तो NO को आप पॉजिटिव ही कंसीडर करना है आपको। यहां देख रहे हैं मिक्सचर प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, इसका देख रहे हैं हम लोग पर्पल कलर है, कैसा, अगर ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब 100% मान लेंगे कि मिक्सचर के अंदर कौन बैठा होगा, सल्फाइड आयन। लिख लो, मिक्सचर प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, एरो बना के लिखना है। इफ पर्पल कलर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोक्लोराइड, पर्पल कलर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोक्लोराइड is converted into violet, converted into violet means क्या लिखे, मिक्सचर प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, इफ पर्पल कलर सॉल्यूशन ऑफ sodium nitrocloxide is converted into violet means mixture consists of soluble sulfide salt, water means mixture consists of water soluble sulfide salt। आओ चेक करें, यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा Fe, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +2 ही है, साइनाइड का नंबर वही है, NO जो प्लस था वो सल्फाइड के साथ एसोसिएट होकर के नोज में बदल गया, नाक का सवाल है, गलत होने नहीं देना। यहां पे चार्ज अब आ गया -4, इसलिए कितने सोडियम यहां लाने पड़ेंगे, 4। और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई चेंज नहीं आया, जो सल्फाइड सॉल्ट है इसके साथ NO के साथ अट्रैक्ट होकर के ये किस में बदल चुका है, NOS में। नो करते हुए नाक का सवाल बना लिया, नोज में बदल गया, तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से कलर है, ना कि रिडॉक्स रिएक्शन से। लिख लो, द कलर इज ड्यू टू ligand exchange reaction, color is due to ligand exchange reaction, not a redox reaction। आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कहीं कोई चेंज दिखा ही नहीं, बस जो लिगेंड था NO प्लस से NOS माइनस में बदल गया, इस वजह से यहां पे बाहर के चार्ज पे फर्क पड़ा, 2 सोडियम के बजाय अब कितने सोडियम को आना पड़ा, इसे हम लोग नाम देते हैं सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड और इसको नाम देते हैं बच्चों नाइट्रोक्लोराइड।
इसी को बोला जाता है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किसके लिए है? सल्फाइड, सॉल्युबल सल्फाइड के लिए। एक क्वेश्चन ही लिख लें। लिखोगे which the following give sodium nitroprusside test। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। पहला है H2S, दूसरा है HGS, तीसरा है ZNS, चौथा है PBS और पांचवा है Na2S। क्या सही जवाब माने? H2S बच्चों आयोनाइज होकर के H पॉजिटिव HS नेगेटिव में बदलेगा, लेकिन ये सफिशिएंट अमाउंट में सल्फाइड आयन ना के बराबर प्रोड्यूस करेगा। और ये देखें, चाहे सी नंबर HGS की बात करें, ब्लैक जैक की बात करें, गैलेना की बात करें, ये डिसॉल्व भी नहीं हो पाते ना वाटर में। सफिशिएंट अमाउंट में सल्फाइड ये प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते। अब H2S की रिएक्शन अगर करवा दो NaOH के साथ, बेस के साथ, ये देखो S ब्लॉक का सल्फाइड बना लेगा और S ब्लॉक के सल्फाइड सॉल्ट्स जो हैं ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। कौन से? सॉल्युबल सल्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सल्फाइड दिख जाए तो वही टेस्ट देने चला जाएगा। अरे जो घर सोया है पीपीटी के फॉर्म पे नीचे पड़ा है, क्या वो टेस्ट में इन्वॉल्व होगा? नहीं। कौन है जो पार्ट लेगा? जो सॉल्युबल सल्फाइड है। बड़ी दिक्कत यहां आती है, कैसे याद रखें कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है? तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी टेस्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक यहीं पे सबसे सब हेडिंग डाल लो, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट जरूरत पड़ रही है ना? नहीं, कौन से सॉल्युबल होंगे कौन से इनसॉल्युबल होंगे ये पता होना हमें जरूरी है। एक पॉइंट लिखना, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक है, एक आध एक्सेप्शन चलता है। एक्सेप्ट अमोनियम and alkali metals, except ammonium and alkali metals, all the, ये एक्सेप्शन है ना, इनको छोड़ करके, except ammonium and alkali metals, all the carbonates, oxalates, sulfides and sulfides are insoluble in water। इसकी कहानी है, except ammonium and alkali metal, all the carbonates, oxalates, sulfide and sulfides are normally soluble in water। वाटर में soluble या insoluble? insoluble। जो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, या तो वो प्रॉब्लम होगा या प्रेसिपिटेट होगा। अब ये क्या होगा? पीपीटी होगा ना। हेलो, all the cat and ox side by side in water। किसकी कहानी है? कैटी, कैट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, कैट एंड ऑक्स, साइड बाय साइड, सल्फाइड और सल्फाइड, ये वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। क्या एक्सेप्शन था? एल्कली मेटल्स एंड अमोनिया। क्वेश्चन लिख लो, which of the following is
soluble in water. The following is soluble in water. आओ चेक करें। यहां पे देख रहे हैं बच्चों हम लोग कि पहला ZnS ये वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। नाम ब्लैक जैक, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है ना, फोर्थ ग्रुप का केटायन था जिंक, उसी का तो सल्फाइड है, पीपीटी के फॉर्म पे होगा। दूसरा देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? भाई अगर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता तो ताजमहल के दर्शन आज तक होते क्या? पहली एक आध दो बारिश में गायब हो गया होता। अगर कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता तो लोग मार्बल फ्लोरिंग करवाते क्या? पानी का जग गिरा, पापा गल पे एनर्जी बढ़ाती है, अरे क्योंकि फ्लोरिंग ही गायब हो गई। फटाफट देखो, ZnS सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है। तीसरा देखो, यहां देख रहे हैं CaC2O4 वाटर पे सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? चौथा देखो, यहां देख रहे हैं NH4 कौन है जो वाटर में सॉल्युबल होगा? फोर्थ वाला ना, एल्कली मेटल और अमोनियम को छोड़ करके बाकी सब के सब वाटर में कैसे? इनसॉल्युबल। हेलो, यहां देख रहे हैं बच्चों, ये फेक कर आलू मैगी, इनके कार्बोनेट्स जो है ये बहुत जल्दी से वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एक बात इनके लिए भी लिख लो, कार्बोनेट्स ऑफ फेको नहीं करारे आलू एंड मैगी, कार्बोनेट्स ऑफ Fe+3 Cr+3 Al+3 and Mg+2 are easily involved in hydrolysis. Easily involved in hydrolysis, converted into their hydroxide. Converted into their hydroxide. रह पाते हैं या बदल के हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं? ठीक है, तो इनका बस विशेष ध्यान रखना। बाकी इनके अलावा सब के सब कैसे मानते हैं हम लोग, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। अब जब एक लाइन हम इनसॉल्युबल के लिए देखें तो सॉल्युबल कौन कौन से हैं, इन पे भी क्वेश्चन बनता है। चार ऑप्शन देकर के पूछता है कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। एक लाइन ये भी नोट करना, एक लाइन क्या, ये 10 लाइनों की एक लाइन होगी, मान लो all the halides, all the पहली लाइन में लिखना हेलाइड्स, हेलाइड्स में जनरलाइज करते हैं CBI के लिए, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए, ऑल द हेलाइड्स। सामने का पेज में स्पेस खाली छोड़ोगे, क्यों? अब बार बार 10 बार लिखाऊं कि ये सॉल्युबल ये सॉल्युबल ये सॉल्युबल, एक दो एक्सेप्शंस मिलेंगे तो सबको एक साथ लिख करके लास्ट में लिख देंगे आर सॉल्युबल इन वाटर। हेलो, तो पहली लाइन में लिखे ऑल द हैलाइड्स, नंबर 2 हैलाइड्स, नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स। खाली स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं? एक्सेप्शन लिखने के लिए ना, सामने का पेज में स्पेस खाली छोड़ देना। ऑल द हैलाइड्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स, एसीटेट्स, सल्फेट्स, सल्फेट्स। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 ही लिखने हैं, टेंशन लेना नहीं। हैलाइड्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइसल्फाइड्स,
बाइसल्फाइड्स, परक्लोरेट्स, परमैंगनेट्स, permanganes are soluble in water. Permanganate are soluble in water. Soluble in water. Except एक्सेप्शन कहाँ लिखेंगे? जिसके लिए सामने का मैदान खाली छोड़े थे. All the halides are soluble in water except आज क्यों होगा प्रभात. इनके हेलाइड नीचे चले गए, इन बेचारे के यहां सुबेरा हो पाएगा? Pb+2 बात हुई थी लास्ट पे हम अपनी एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन होता है ना. HgCl2 जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. हाँ, Hg2+2 Hg2+2 या Hg+2. इसमें एक्सेप्शन क्या था? HgCl2 HgCl2 ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है हाई हाइड्रेशन पावर की वजह से. Hg2Cl2 ये कैसा? इनसॉल्युबल. लेकिन HgCl2 कैसा? सॉल्युबल. नाइट्राइट में अपने काम का एक ही एक्सेप्शन है. हेलो, AgNO2 सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल. नाइट्रेट में आज तक कोई एक्सेप्शन दिखा ही नहीं. स्टार बना देना, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं. इसी इंफॉर्मेशन से नीट 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे. क्वेश्चन आया कि नाइट्रेट्स ओर्स आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ सरफेस. वजह क्या निकली? सारे नाइट्रेट्स वाटर में हाईली सॉल्युबल हैं, पहली बारिश में ही बह करके नदियों के थ्रू समुद्र में जा मिले ना. लिख लेना अगल बगल कहीं पे स्पेस जहां हो कॉपी में. नाइट्रेट्स और आर नॉट फाउंड, नाइट्रेट्स और आर नॉट फाउंड on earth surface because all the nitrates are highly soluble in water. All the nitrates are highly soluble in water. एसीटेट के लिए ध्यान रखना सिर्फ 3 ऐसे क्यों आगे होंगे होंगे क्यों आगे होंगे. अब बार बार पीपीटी के फॉर्म पे नीचे जा रहे हैं. हेलो, पीपीटी बना रहे हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? सेव एनर्जी, सेव नेशन. ऐसे क्यों आगे होंगे. हाँ, एसीटेट में कौन कौन है? ऐसे एसीटेट की बात है ना. एसीटेट किसका किसका पीपीटी में कन्वर्ट होता है? ब्राउन पीपीटी, व्हाइट पीपीटी. बस इतना, कलर से मतलब नहीं, इतना ही ध्यान रखना है कि इतने सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल है. सबसे ज्यादा सल्फेट पे क्वेश्चन आया. सल्फेट ज्यादातर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शंस अगर देखा जाए तो बिल्कुल थोक में, बारातियों की संख्या में देखते हैं. आज सारे बाराती पागल होंगे. कहां सुना, किससे सुना? सिल्वर का सल्फेट, स्ट्रोंशियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट, लेड+2 का सल्फेट,
मर्क्यूरी +2 का सल्फेट, इनके सल्फेट्स देख रहे होगे पीपीटी के फॉर्म पे इनसॉल्युबल, कैसे होंगे? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। और कैल्शियम और टिन के स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली, ध्यान रखना, सॉल्युबल, स्लाइटली। सल्फेट में कितने एक्सेप्शंस दिखे? हाँ, थोड़े ज्यादा। कल से या आज से? हाँ, आज सारे बाराती पागल है, नहीं पागल होंगे, शादी विवाह का माहौल है, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। होंगे। कैटरीना की शादी में, या कहाँ सुना, किससे सुना? कैल्शियम और टिन, कैल्शियम और टिन तो स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। बाकी लोग कैसे? इनसॉल्युबल। सल्फेट कौन कौन से वाटर में इनसॉल्युबल, फटाफट बोलो। सिल्वर का सल्फेट इनसॉल्युबल, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड, Hg+2, कैल्शियम और टिन, ये दोनों स्लाइटली सॉल्युबल, बाकी लोग कैसे? इनसॉल्युबल। नोट कर लिए होगे। अब बाइकार्बोनेट में दो बातें चलती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा? लेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनाते हुए, आयन डाइपोल अट्रैक्शन से एच बॉन्ड बनाते हुए लैटिस से डिफाइन करता है। सोडियम ठीक है, बीच बीच में रहेगा। इसके अलावा बाकी जो बाइकार्बोनेट हैं उनका साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, कैसा स्ट्रक्चर? यहाँ पे आयंस इस तरीके से आकर के अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि पता चला कि यहाँ पे खाली खाली स्पेस काफी ज्यादा होता है। हेलो, बड़े से बड़े बांध को तोड़ने के लिए पानी की एक धार काफी होती है ना। वाटर के मॉलिक्यूल अगर काफी स्पीडली एब्जॉर्ब होंगे तो क्रिस्टल को तोड़ डालेंगे ना। पता चला कि सोडियम बाइकार्बोनेट कम सॉल्युबल, बाकी सारे के सारे बाइकार्बोनेट वाटर में क्या? सॉल्युबल। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल ना, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व ना हो रहा होता तो सॉल्युबल वॉशिंग सॉल्युबल प्रोसेस से वॉशिंग सोडा हम बना ही नहीं पाते ना। हेलो, कौन है इसमें एक्सेप्शन? एक्सेप्ट NaHCO3। बाइकार्बोनेट में लिख लें, सारे सारे बाइकार्बोनेट वाटर में क्या सॉल्युबल है? कौन सा बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? मोस्ट बदनाम एलिमेंट कौन? सोडियम। बाई के साथ देखो कौन से फ्लोर पे रह रहा? ग्राउंड फ्लोर, पीपीटी के फॉर्म पे। लेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर। सॉल्युबल है, घुल घुल मिल के रहेगा या अलग थलग पड़ा रहेगा? हाँ, बाइकार्बोनेट किसका है जो कम डिसॉल्व होता है? सोडियम। कोई एक्सेप्शन नहीं, बहुत अच्छी बात, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसमें एक ही दिखा NaClO4, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं। सारे के सारे बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल। कौन सा एक्सेप्शन था इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। पानी में आग लगाने वाला कौन था? सोडियम। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? फटाफट बोलो, कौन कौन से हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल? आज क्यों होगा प्रभात, इनको छोड़ करके बाकी सारे हैलाइड वाटर में कैसे सॉल्युबल होते हैं? नाइट्राइट में कौन कौन से? AgNO2 को छोड़ दें, बाकी सबके सब कैसे? नाइट्रेट में कोई एक्सेप्शन दिखा? नहीं, सारे के सारे नाइट्रेट्स हाईली सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में।
अच्छा, एसीटेट में कौन कौन से थे? ऐसे क्यों आगे होंगे? सल्फेट में बहुत ज्यादा थे। कितने थे, फटाफट बोलो। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, अगर M प्लस ClO वाई वाई की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब के सब बच्चों ये डिसॉल्व हो जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या दिखा? NaClO4। क्लोरेट हो, पर क्लोरेट हो, हाइपोक्लोरेट हो, कैसा भी हो, वाई की वैल्यू सब के सब डिसॉल्व होते हैं। एक्सेप्शन क्या दिखा? एक्सेप्ट NaClO4। ClO4 ClO4 माइनस में पर क्लोरेट में कौन सा है स्प्रेंगली सॉल्युबल जो निकला? सोडियम परक्लोरेट। बाकी सब के सब हाईली सॉल्युबल होते हैं। यहां पे MnO4 के साथ MnO4 माइनस कोई भी केटायन जोड़ोगे, क्या मानेंगे हम? हाईली सॉल्युबल। ठीक है, कौन से सॉल्युबल कौन से कम सॉल्युबल, इस बात का ध्यान हमें रखना ही होता है। कई बार कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में डिफरेंस पे क्वेश्चन आ जाता है ना, तो कार्बोनेट कैसे होंगे नॉर्मली वाटर में? इनसॉल्युबल। लेकिन बाइकार्बोनेट कैसे? एक दो लाइनें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रेफरेंस पे लिख लेते। लिखना, रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। लिख लेना, एक्सेप्ट alkali metal and ammonium, alkali metal and ammonium all are insoluble। इनकी बात करें, insoluble except NaHCO3। NaHCO3 पहले वाले में क्या लिखे? metals of first group and ammonium, alkali metals and ammonium all the carbonates are insoluble। और इनके लिए except sodium bicarbonate all the bicarbonates are soluble in water। स्प्रेंगली सॉल्युबल ना के बराबर ना। बेकिंग सोडा वैसे सेक करें तब जाकर के पानी में घुलता है, एंटासिड के जैसे उपयोग में आता है ना, स्प्रेंगली सॉल्युबल। अब देखो, बेकिंग सोडा का एक टेस्ट होता है ना कि कार्बोलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट ये डिसॉल्व नहीं हो पाता किसमें? NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता? अगर रिएक्ट कर रहा होता तो यहाँ पे बनता क्या? O नेगेटिव Na का पॉजिटिव, साथ में क्या? H2CO3। ये देखो कोल्ड ड्रिंक वाला एसिड है, कार्बोलिक एसिड से वो ज्यादा एसिडिक है। वीकर एसिड कभी भी अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा ही नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या मानते हैं हम लोग कि कार्बोलिक एसिड इज इनसॉल्युबल, या सोडियम बाइकार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन कार्बोलिक एसिड, फिनॉल डिसॉल्व नहीं हो पाता ना। अब कार्बोलिक एसिड के बाद ये कौन आता है? मिथाइल अल्कोहल। फिर आता है क्या? वाटर। अगर पता चला कि यही डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना। हेलो, सभी को सुनाई पड़ रहा है? चेक करो। एक बात ये, हम कार्बोनेट कार्बोनेट इजिली इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशन। कार्बोनेट, अगर मान लो बच्चों यहां पे बेरियम आयन दिखे, स्ट्रोंसियम आयन दिखे, कैल्शियम आयन दिखे, क्या ये बहुत बहुत आसानी से पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोनेट इजिली इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशन while while bicarbonate while
bicarbonate is involved in precipitation on heating, involved in precipitation on heating. बहुत ध्यान से समझना, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो है इनको जब हम हीट करते हैं, पहले स्टेप पे यहां से हटता है, पहले स्टेप पे ध्यान रखना वाटर, बाई की हीटिंग से, थर्मल डिकम्पोजिशन से पहले नंबर पे पानी बादल बन के उड़ गया, दूसरे नंबर पे CO2 कौन सी गैस आती है और ये बदलता है कार्बोनेट में, किसमें कन्वर्ट होता है। तो जब बाइकार्बोनेट सॉल्ट को कुछ मेटालिक आयन के साथ हीट किया जाए, तो जब तक ये कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक पीपीटी में कैसे बदल पाएगा। तो बाइकार्बोनेट आयन डायरेक्टली पीपीटी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, लेकिन कार्बोनेट्स जो है वो बहुत आसानी से मेटालिक आयन के साथ पीपीटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको जब हीट करोगे, यहां से CO2 गैस निकलेगी, वाटर वेपर, उसके बाद ये कार्बोनेट में बदलेगा। अब ये कार्बोनेट मेटल +2 के साथ जुड़ करके पीपीटी में आएगा ना। हेलो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। हेलो, लेकिन जो CO2 गैस देने की बात है वो कॉमन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही कार्बोनेट मेटल के साथ जुड़ करके पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जेंटल हीटिंग ऐसे कुछ करके दिया हो, हीटिंग के बाद अगर पीपीटी में कन्वर्ट हो रहा हो, इसका मतलब क्या मानेंगे, वो बाइकार्बोनेट है। एक लाइन ये भी लिखना। अब ये दो ही कंपैरिजन काम का था, अगला पॉइंट लिखना, बोथ CO2 and both CO2 and SO2 and SO2 form milky solution with lime water, form milky solution with lime water। दोनों में कार्बोनेट हो बाइकार्बोनेट हो, ये डिकम्पोज होगा, CO2 गैस देगा। CO2 गैस अगर आ रही है, लाइम वाटर में पास करवाने के बाद मिल्की अपीयरेंस आएगी। चेक करो, अपने पास है कैल, यहां पे लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन, इसमें अगर CO2 गैस पास करवाओगे तो ये किसके, CO2 का नेचर कैसा, एसिडिक, वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें बदल जाएगा, H2CO3 में ना। एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ पे पीपीटी आएगा, इस वजह से मिल्की अपीयरेंस आई। अब यहां देख रहे हैं बच्चों हम लोग कि अगर CaOH होल ट्वाइस के सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करवाते, ये भी देखो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता, H2SO3, और यहां पे देखते कि ये CaSO3 का मिल्की सॉल्यूशन ये भी लाएगा। अब कैसे हम पता लगाएं कि CO2 है या SO2 है, दोनों के कॉमन टेस्ट होते हैं, लाइम वाटर मिल्की, ये भी लाइम वाटर को मिल्की। अब कैसे पता चले कि ये इवॉल्व्ड गैस CO2 है या इवॉल्व्ड गैस SO2 है, क्या लिखा आपने, both CO2 and SO2 produce milky solution on reaction with lime water। एक आध बच्चों को लगता है सर अगर मैं ब्राइटा वाटर में मिला दूं तो जरूरत नहीं है इसकी, लाइम वाटर पे ही क्वेश्चन आता है, ब्राइटा वाटर काम का नहीं। वैसे सेम टाइप का रिजल्ट ये भी देगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं क्या, बेराइटा वाटर। कौन सा वाटर, ठीक है, both CO2 and SO2 produce क्या, milky solution with lime water, but formed white PPT एरो बनाओ, लिखो नंबर 1 white PPT, एरो बना के लिखना नंबर 1, if soluble in H2O2
soluble in formed white PPT, एरो बना के लिखना, if soluble in H2O2, soluble in, अरे व्हाइट कलर का जो पीपीटी आया इसको H2O2 में ले जाकर के बॉयल कर रहे हैं, रख रहे हैं, formed white PPT soluble in H2O2 means white PPT means white PPT is of CaSO3, formed white PPT is of CaSO3, formed white PPT is of CaSO3 and evolved gas, and जो शुरुआत में गैस मिली थी वो कौन सी थी, and evolved gas is SO2, evolved gas is SO2। सभी को ये बात पता है कि H2O2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे देख रहे हो सल्फर अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इसको H2O2 ऑक्सीडाइज करके बदल देगा किसमें, सल्फेट में। सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के किसमें बदल रहा होगा, सल्फेट में। अगर रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब कि डिसॉल्व हो रहा है ना। इसमें आकर के देखोगे जो बना हुआ व्हाइट पीपीटी है, अगर H2O2 में इसको रखा जाए, पीपीटी का अमाउंट जैसे का तैसे रह जाए, कोई फर्क पड़े ही ना, एज इट इज। इसका मतलब यहां पे देख रहे हो कार्बन अपने कहां पे है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +4 से, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन को +4 से आगे बढ़ा ही नहीं सकता ना। हेलो, तो दोनों CO2 गैस SO2 गैस सेम टाइप के रिजल्ट देते हैं लाइम वाटर के साथ, लेकिन जो यहां पे मिल्की अपीयरेंस आई व्हाइट पीपीटी के फॉर्मेशन की वजह से, इस व्हाइट पीपीटी को फिल्टर करके H2O2 में रखा गया। H2O2 में रखने के बाद इसका अमाउंट जैसे का तैसे रहे, इसका मतलब इवॉल्व्ड गैस कौन रही होगी, CO2। और यहां पे जो पीपीटी में आया होगा वो किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन अगर मान लो यहां से इवॉल्व्ड गैस SO2 होती, तो यहां पे जो मिल्की अपीयरेंस आई वो किसकी वजह से, कैल्शियम सल्फाइड के फॉर्मेशन से। और H2O2 के साथ बॉयल करने के बाद सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के सल्फेट में बदल रहा होगा, तो ऐसा लगेगा कि पीपीटी का अमाउंट कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्या लिखा, ए फॉर्म्ड व्हाइट पीपीटी इज insoluble in H2O2, insoluble in H2O2 means formed white PPT insoluble in H2O2 means white PPT is of CaCO3, white PPT is of CaCO3 and evolved gas is CO2। हेलो, सुनाई पड़ा क्या सबको बच्चों? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लाइम वाटर के साथ, चाहे CO2 हो चाहे SO2 हो। क्या सेम टाइप के रिजल्ट देते हैं? हाँ। सॉलिबिलिटी, बात चल रही थी अपनी सॉलिबिलिटी टेस्ट की। सॉलिबिलिटी में 2 पॉइंट हम लोग देखे, क्या कि ऑल द कैट्स एंड ऑक्स साइड बाय साइड इन वाटर। दूसरे पॉइंट में लिखे हम लोग कि ऑल द हैलाइड्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, परक्लोरेट्स एंड परमैंगनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, बाकी आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट है। एक कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा सॉल्युबल या वो ज्यादा सॉल्युबल। एक लाइन ये भी लिखना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर is directly proportional to percentage ionic character, directly proportional to percentage ionic character
when metallic ions when metallic ions are from different blocks. अगर मेटालिक आयन अलग अलग ब्लॉक से आए, कुछ एस का, कुछ पी का, कुछ डी का, सबसे ज्यादा आयनिक नेचर किसका होता है? एस वालों का भाई। कोवेलेंट कैरेक्टर डी वालों का। 5 वैल्यू के लिए ऑर्डर मैक्सिमम को याद ही रहता है, डीपीएस। डी वालों का, फिर पी वालों का, फिर कैसा एस वालों का। ये आयनिक पोटेंशियल का मतलब चार्ज ऑफ केटायन और साइज ऑफ केटायन। जितना ज्यादा आयनिक पोटेंशियल डी वालों का, उससे कम पी का। एस वालों का आयनिक पोटेंशियल कम, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। अपने नीट के 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया कि Na2S, ZnS, CuS, अब ये 3 सल्फाइड है। पूछा गया सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर है, तो देख रहे होगे सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। हेलो, इन दोनों में देखें बच्चों, तो कॉपर देखो छोटे साइज का, जिंक जो है इससे बड़े साइज का। देखते हैं हम लोग रेडियस के लिए, +2 के लिए, 3D सीरीज के लिए, MnCr, इन दोनों की रेडियस नियरली इक्वल होती है। जितना ज्यादा केटायन बड़े साइज का होगा, आयोनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर उतना कम होगा ना। हेलो, मना कर वो आयरन जिंक को क्यों नहीं लाया? जानू को या जिंक को क्यों नहीं लाया? निकला कोटा का छोटा, ये निकल ही सबसे छोटा निकलता ना। हाई हाइड्रेशन पावर किसकी होती है? निकल की। अब जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, बड़ी रेडियस वाला कौन है? तो इसका मतलब यहां पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट करेक्टर कम, इसका मतलब आयनिक करेक्टर ज्यादा। और इसमें देख रहे हो कॉपर छोटे साइज का, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी ना भाई। अगर मेटालिक आयन अलग अलग ब्लॉक के हैं, तो जितना ज्यादा परसेंटेज में आयोनिक करेक्टर, उतनी ज्यादा क्या मानेंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी। सुन रहे हो? ये क्यों वाटर में ज्यादा सॉल्युबल? अगर मान लो इन तीनों का नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट करवाया जा रहा होता, करने की बात आती, कौन है जो नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में पार्ट लेगा? ये, क्योंकि वाटर में आसानी से डिसॉल्व होकर के सफिशिएंट अमाउंट में सल्फाइड ये प्रोड्यूस करेगा। क्या ये दोनों आसानी से सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे? तो नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में पार्ट ही नहीं लेंगे। सभी को सुनाई पड़ रहा है? एक लाइन और लिख लेते, इफ मेटालिक आयन, फटाफट नोट करना, इफ metallic ion is from metallic ion is from heavier p block, heavier p का कहां का होना चाहिए? अपर वाला या लोअर वाला? अपर वाले नॉन मेटल हैं, लोअर वाले ही तो ज्यादा मेटल हैं। मेटालिक आयन इज फ्रॉम हैवियर p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक। मेटल नॉन मेटल में से देख रहे हैं, मेटल कहां का दिखे? p का हैवियर, d का या f का। पीडीएफ फाइल से निकला हो, कहां पीएचडी में फेल होके आए हो या पीडीएफ फाइल से निकला हो? हाँ, हैवियर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देन सॉल्युबिलिटी, देन सॉल्युबिलिटी solubility is inversely proportional to covalent character. Solubility is inversely proportional to covalent character. अगर कोवेलेंट करेक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन में है, तो इसका मतलब आयनिक करेक्टर के साथ कैसे रिलेशन में होगी? हाँ, डायरेक्ट। ये दोनों कहां के दिखे? डी के। कोवेलेंट करेक्टर इसका ज्यादा, इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी कम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक करेक्टर। फटाफट पता करो, एजीएफ, एजीएफ या एजीएफ, एजीएफ और
AgI में वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? क्यों? यहां देख रहे हो आई निगेटिव आयन की सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा पोलराइज होकर के दूर चले आए। अब इसके चार्ज को यहां पहुंच के डिमिनिश कर डाले, इसका खुद का चार्ज नहीं बचा और इसका भी चार्ज नहीं बचा। अगर इसको हम पानी में रखें, वाटर का निगेटिव पोल जो है केटायन को खोजने के लिए निकलेगा, लेकिन इसका चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये आयन डायपोल अट्रैक्शन ना के बराबर लगेगा। वाटर का जो पॉजिटिव पोल है, ये देख रहे हो एनायन की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसकी तरफ? लेकिन एनायन का ओरिजिनल चार्ज बचा थोड़ी, ये तो किसी और का हो चुका है। हेलो, अब वाटर के पॉजिटिव पोल ना एनायन को पहचान पा रहे हैं, ना वाटर के एनायनिक पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट किसके केटायन को पहचान पा रहे हैं। आउटसाइड पे अट्रैक्शन इनका हुआ ही नहीं, इसका मतलब AgI अलग थलग पीपीटी के फॉर्म पे पड़ा रहेगा ना। और यहां पे देख रहे हो चार्जेस हैं, इसका मतलब वाटर का नेगेटिव पोल जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, वाटर का पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, आउटसाइड में अट्रैक्शन बढ़ गया। हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाए तो ये डिसॉल्व हो सकता है ना। कौन ज्यादा सॉल्युबल? मेटल कहां का दिखे? हैवियर पी का, डी का या एफ का, तभी सॉल्युबिलिटी और पोलराइजेशन में कैसा रिलेशन हम अप्लाई करते हैं? इनवर्स। AgF AgI में ज्यादा सॉल्युबल कौन? हम लोग बोल रहे AgF। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो AgF। अब एक आध को लगता है कि नहीं भाई AgF से AgI ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन कहां? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अरे जो वाटर में होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसका उल्टा होता है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर के। एक लाइन और लिखना, if in a salt, ionic compound, if in a salt either metallic or non-metallic ion is common, either metallic or non-metallic ion is common, either metallic or non-metallic ion is common, having two shells. कितने ऑर्बिट्स होने चाहिए इसमें? 2 shells. Then solubility increases with the increase of solubility increases with the increase of size of uncommon ion. Solubility increases with the increase of size of uncommon ion. अब चेक करें बच्चों, अपने पास LiF, CSF, इनमें देखो क्या कोई एक कॉमन है? कौन है जो कॉमन है? F यहां पे भी है, F वहां पे भी है, फ्लोराइड ही तो कॉमन है। फ्लोराइड से पूछो इसके पास कितने ऑर्बिट हैं? 2। लैटिस कौन बनाया? फ्लोराइड। हमेशा आयनिक कंपाउंड में लैटिस कौन बनाता है? सॉल्ट के अंदर लैटिस एनायन बनाएंगे, केटायंस तो बेचारे वाइड में रहते ना। और जैसे जैसे केटायन की रेडियस बढ़ती जाएगी, क्या क्रिस्टल पोरस होता जाएगा, और क्रिस्टल के पोरस होने का मतलब क्रिस्टल डेंसिटी घट रही होगी, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन काफी आसानी से हो जाएगा। यहां पे देख रहे होगे, अगर लिथियम को रखे, ठीक है लिथियम कहां खो गया पता लगाना मुश्किल है, लेकिन सीजियम को ला करके जब यहां प्लेस करोगे तो ये एनायन ही बिखर गए, लैटिस ही टूट गई, पता चला शुगर के कंक से या शक्कर में बदल गया, पाउडर में कन्वर्ट हो गया। वाटर के मॉलिक्यूल यहां बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा या इसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। दोनों में से जो आयन कॉमन है उसके लिए शर्त क्या लगी? 2 ही ऑर्बिट होने चाहिए। कितने ऑर्बिट? उसके बाद जैसे जैसे अनकॉमन आयन का साइज बढ़ता जाएगा, क्रिस्टल कमजोर होता जाएगा, पोरस होता गया, पाउडर में कन्वर्ट होता गया,
इस वजह से सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। अगर मैं आपसे जानना चाहूं Li2O है और CH2O है, पानी में घुलने का रेट किसका ज्यादा है? चेक करो, कौन है जो कॉमन है? क्या दो ही ऑर्बिट हैं? हाँ, इसके बाद जैसे जैसे अनकॉमन एन का साइज बढ़ता गया, वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। ये फ्लोराइड पे क्वेश्चन आया, MgF2 और MgCl2 में कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आया कि वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल। चेक करके देखो, दिमाग लगाओ, क्योंकि कितनों को रट सकते हैं। जहां पे जिस लॉजिक से बात बन जाए उसी को सेम बात बना लेते हैं। Mg नहीं, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट का सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन तभी अप्लाई होता है जब मेटालिक आयन हैवियर P का हो, D का हो या F का हो। उसके अलावा कहीं पे वो कॉन्सेप्ट दूसरी जगह अप्लाई नहीं होता। अब चेक करें, इसमें लैटिस कौन बनाया? फ्लोराइड, ठीक है, छोटा एन आयन। इसकी लैटिस किससे बनी? फ्लोराइड से। अब देखो, Cl बड़े साइज का। अब मैग्नीशियम लिथियम से भी छोटा होता ना, Mg+2। Li+ से Mg+2 छोटा है या नहीं है? अब यहां पे देख रहे हो, छोटा केटायन छोटा एनायन वाइड में ट्राफ होकर के घुसे। यहां पे आकर के जब Mg+2 को यहां पे रखोगे तो ऐसी कंडीशन पे क्या, क्रिस्टल देखो बहुत ज्यादा पोरस है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या बहुत आसानी से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और क्रिस्टल तोड़ डालेंगे। तो ज्यादा सॉल्युबल कौन, MgF2 या MgCl2? फटाफट बोलो, कहां पे बात अप्लाई करनी है? जहां जहां पे कोई एक आयन कॉमन दिखे। जो आयन कॉमन दिखे उसके लिए शर्त है क्या, दो ही ऑर्बिट होने चाहिए। कितने ऑर्बिट? उसके बाद जैसे जैसे अनकॉमन आयन का साइज बढ़ता गया, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। हेलो, अगला पूछूं आपसे, Na2O है, Na2O, Na2S, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन? क्या कोई कॉमन दिखा? सोडियम तो यहां पे भी, सोडियम तो वहां पे भी, सोडियम ही कॉमन देखा। ऑर्बिट खोजो इसके पास दो। अनकॉमन आयन का साइज बढ़ता गया, क्रिस्टल पोरस होता गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। एक लाइन और लिख लो, सॉल्युबिलिटी टेस्ट पूरा। लिखना, इफ इन आयनिक कंपाउंड और इन सॉल्ट मेटालिक आयंस फ्रॉम एस ब्लॉक। मेटालिक आयन कहां के हों? एस ब्लॉक। इसका मतलब जब ब्लॉक एक ही हो गया तो आयनिक करेक्टर कोवेलेंट करेक्टर जैसी बात से हम निर्णय नहीं लेंगे। यहाँ पे क्रिस्टल के पोरसिटी से, उसके पोरस नेचर से, उसकी डेंसिटी से चेक करेंगे कि किसमें वाटर जल्दी एब्जॉर्ब हुआ, किसमें मुश्किल से एब्जॉर्ब हुआ। इफ इन सॉल्ट मेटालिक आयन इज फ्रॉम एस ब्लॉक एंड non-metallic ion is smaller in size, smaller is size, smaller in, then solubility normally increases, solubility normally increases on moving down the group, increases on moving down the group। बड़ी समस्या कि सर स्मॉलर एनायन किसके साथ किसको माने? तो अगर मेटालिक आयन फर्स्ट ग्रुप का है तो इसमें जो स्मॉलर साइज के एनायन होंगे वो कौन होंगे? फोन, FON, क्लोराइड, कार्बोनेट्स, फोन, कॉल्स, सल्फेट है, कॉल है, कॉल्स है।
इतनों की सॉल्युबिलिटी नॉर्मली, एक आध एक्सेप्शन चलता है, ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट कम सॉल्युबल था, नहीं, बाकी जनरल देखोगे तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। और अगर ये मेटालिक आयन सेकेंड ग्रुप का है, कहां का है, सेकेंड ग्रुप का, अब ऐसी कंडीशन पे स्मॉलर एनायन देखोगे, स्मॉलर साइज के एनायन, तो यहां पे कम, फोन, फोन से ही बात बन गई, फोन, चलो कॉल है, किसके लिए कॉल्स हैं, बड़के के लिए छुटके के लिए, शादी किसकी पहले होने वाली, अच्छा कॉल्स हैं, यहां कॉल है, इनकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देख रहे होगे, टी टू बी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाएगी, यहां पे देखें इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाएगी नॉर्मली, एक आध एक्सेप्शन होता है, वो अलग से अभी हम लोग बात कर लेंगे। बट इफ, अच्छा लिख लो, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, एक लाइन, हाँ लिख लो, टाइम अभी एक आध 4 मिनट ज्यादा ही हुआ है। फर्स्ट फोन कॉल्स, कॉल्स है, यहां पे सिर्फ फोन कॉल है, सेकंड वाले छोटी रेडियस वाले होते हैं ना, बड़े वाले फर्स्ट ग्रुप वाले बड़ी रेडियस वाले होते हैं, किसके लिए कॉल है, किसके लिए कॉल्स है, कार्बोनेट सल्फेट फर्स्ट ग्रुप के लिए स्मॉलर एनायन होते हैं, इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन सेकंड ग्रुप में अगर ये आ गए तो इसका मतलब लार्जर साइज के होंगे और इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी, एक लाइन लिखना, बट इफ, बट इफ नॉन मेटालिक आयंस, but if non-metallic ions are, non-metallic ions are larger in size or polyatomic, larger in size or polyatomic, then solubility, solubility decreases on moving down the group, solubility decreases on moving down the group। बार बार क्वेश्चन आता है, Na2 Na2Cr2O7 K2Cr2O7, इन दोनों में वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन, फटाफट बोलो, क्या एनायन बच्चों लार्जर है, हेलो, एनायन अगर लार्जर साइज का है तो वाइड्स देखोगे ये भी तो लार्जर ही होगी ना, अब केटायन छोटे साइज का है, खाली स्पेस बहुत ज्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे केटायन का साइज बढ़ाए खाली स्पेस खत्म हो गया, वॉइड के अंदर स्पेस ही नहीं बचा, क्रिस्टल डेंसिटी बहुत बढ़ गई, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल अब इसमें मिक्स करने का प्रयास करें, क्या वाटर मॉलिक्यूल आसानी से एब्जॉर्ब हो पाएगा, कौन ज्यादा सॉल्युबल, ये या ये, हाँ ये ज्यादा सॉल्युबल है कम सॉल्युबल ना, एक लाइन और लिखना, नॉर्मली, नॉर्मली solubility of S block, normally solubility of S block compounds, solubility of S block compound in water, in water is directly proportional to size difference, directly proportional to size difference, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक है,
जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं इतने पॉइंट से बन जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग कलर ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्ट मिला है मॉड्यूल में जो इंफॉर्मेशन है उनके सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कुछ चीजें रिवाइज कर लेंगे, कुछ जो एक आध पॉइंट छूटे हैं उनको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे, जिससे पहले पूरा ये कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, लिखना एक पॉइंट लिख करके फिर निकलते हैं। देखो, इफ गिवन सॉल्ट इज कलरलेस, गिवन सॉल्ट इज कलरलेस, जो हमें लैब में पुड़िया मिली, सॉल्ट मिला, अगर वो कैसा दिख जाए, कलरलेस, गिवन सॉल्ट इज कलरलेस। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है वाइवा में कि अगर कलर दिखा करके मतलब कलरलेस है, व्हाइट कलर कलरलेस होता है, इंटरफेरेंस की वजह से कलर होता है ना, गिवन सॉल्ट इज कलरलेस, इट मींस इट डज नॉट कंसिस्ट, इट डज नॉट कंसिस्ट, फेरस ने फेरिक को कलर देने से क्यों मना कर दिया, इट डज नॉट कंसिस्ट Fe+2, Fe+3, cobalt+2, Cu+2, Mn+2 and Cr+3। फेरस ने फेरिक को कलर देने से क्यों मना कर दिया। कलर्ड अगर है इसका मतलब इनके होने की संभावना है, अगर कलरलेस है तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो सकता। किसके ना होने की संभावना, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जैसे जो कलरलेस सॉल्ट होते हैं, एस ब्लॉक के सॉल्ट बच्चों कैसे कलरलेस होते हैं ना, अब उनका कलर फ्लेम टेस्ट से पहचानेंगे। मॉड्यूल नेक्स्ट टाइम पे रखना बहुत जरूरी है। पेज नंबर हम लोग इसी से 7 से आगे बढ़ रहे हैं। ये यही वाला जो अभी लास्ट में मॉड्यूल मिला है, प्रैक्टिकल मैनुअल वाला नहीं, अभी सॉल्ट एनालिसिस वाला जो मॉड्यूल मिला है, इसको नेक्स्ट टाइम पे लेके बैठना है सीक्वेंस से। इनकी सारी मतलब जो लाइनें हैं उन पे बात करते हुए हम लोग अच्छे से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल नहीं परसों क्लास है, कल टेस्ट है ना।